हेलो बच्चों। कुछ बच्चों के क्वेरी आ रही थी कि पेपर का जो सेटअप है, पेपर का जो पैटर्न है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर 12th क्लास एंड 11th क्लास का मिड टर्म एग्ज़ाम, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन वीडियो कह लीजिए, वो बना रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए कि जो पेपर का पैटर्न है। ऑब्वियसली आपको पता है कि 80 नंबर का प्री बोर्ड भी होगा और 80 नंबर का ही मिड टर्म होगा 11th क्लास के लिए। ठीक है। अब उसमें क्या है हमारे पास, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपको पता है ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे बनेगा और 11th क्लास का मिड टर्म एग्ज़ाम भी 12th क्लास के बोर्ड पैटर्न पे बनेगा। तो 80 मार्क्स का मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पेपर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पार्ट वन इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट का मतलब है कि वी नीड आंसर ओनली। तो अगर आप इसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते हैं किसी क्वेश्चन की सॉल्व करने की और सीधा आंसर लिख देते हैं, देन ऑल्सो इट विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 11th क्लास में आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है डायरेक्टली तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करना ही नहीं है, कर सकते हैं, बट अगर आपको आंसर पता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट, राइट। तो वह ऑब्जेक्टिव पार्ट का मतलब वी नीड ओनली आंसर्स। फाइनल सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें, ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए। सेम 12th क्लास के अंदर कह सकते हैं कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप इसका, और नहीं तो एक्सप्लेन करके भी दिखा सकते हैं। तो 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा ये। अब इसमें क्या होगा पार्ट ए में, पार्ट ए इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड पार्ट बी फॉर सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट मतलब जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो बात थी पार्ट ए और पार्ट बी की। पार्ट ए इज़ ऑब्जेक्टिव पार्ट, पार्ट बी इज़ सब्जेक्टिव पार्ट। अब पार्ट ए के अंदर पहले जो 16 क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 16 क्वेश्चन तक सारे 1 मार्कर होंगे और ऑब्जेक्टिव, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सिर्फ उसका आंसर लिखना होगा। एमसीक्यू नहीं होंगे ये, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, आपको ऑप्शंस नहीं दी जाएगी। पहले 16 क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक डायरेक्टली 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा और आपको उसका आंसर लिखना होगा, राइट। सॉल्यूशन लिखेंगे तब भी अच्छा है। ठीक है। उसके बाद जो 17वां और 18वां क्वेश्चन है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन केस स्टडी। केस स्टडी मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पे। जैसे 11th क्लास के लिए हम कह सकते हैं सेट्स के जो क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, कि एक सर्वे हुआ, उसमें फिज़िक्स पढ़ने वाले इतने बच्चे थे, केमिस्ट्री वाले इतने बच्चे थे, बायो वाले इतने थे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपसे इस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड 5 MCQ होंगे, पूछे जाएंगे 5 MCQ विथ 4 पॉसिबल ऑप्शन। 5 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई 4 करने होंगे, यानी एक्चुअल में 17वें क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसके 4 सब पार्ट्स होंगे, 5 सब पार्ट्स होंगे, बट आपको अटैम्प्ट 4 करने पड़ेंगे। ऐसी दूसरी केस स्टडी होगी जो हमारे पास 12th क्लास की अगर हम बात करें, 2 केस स्टडी जनरली जो बन सकती है AOD से बनेगी, मैक्सिमम से जो ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो CBSE सैम्पल पेपर में दिया है कि AOD से बन सकती है और प्रोबेबिलिटी से बन सकती है। बाकी ये चेंज हो सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस के AOD प्रोबेबिलिटी की है 12th क्लास में। और ये 11th क्लास में अगर केस स्टडी बन सकती है तो सेट सी की बन सकती है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, क्वेश्चन नॉर्मली होगा, उसके सिर्फ 4 सब पार्ट्स होंगे। तो ये बात हुई पार्ट ए की। पार्ट ए में क्या समझ आया हमें, 16 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे और 2 केस स्टडी होगी जिसमें 4 MCQ होंगे, दोनों में 4 इधर 4 इधर, 5 होंगे बेसिकली, 5 में से 4 करने होंगे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पार्ट ए के अंदर हमारे पास 16 1 मार्कर और 4 सब पार्ट ऑफ 1 केस स्टडी और 4 सब पार्ट, यानी एक तरह से छोटे क्वेश्चन जो है हमारे पास 24 1 मार्कर होंगे पार्ट ए के अंदर। तो पार्ट ए जो होगा हमारा 24 मार्क्स का होगा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा भी हुआ है पेपर में, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो आपका पेपर आएगा वो इस तरह से लिखा हुआ, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, बोथ पार्ट आर कंपलसरी ऑब्वियसली। पार्ट ए कैरी 24 मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया। 24 में क्या होगा हमारे पास, पार्ट ए में 16 1 मार्कर होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, और 2 केस स्टडी होंगी और हर केस स्टडी में 5 MCQ होंगे और जिसमें से आपको 4 MCQ करने होंगे। ठीक है। तो यानी पार्ट ए 24 क्वेश्चन का होगा और 24 नंबर का होगा, क्योंकि सारे 1 मार्कर हैं। पार्ट बी में जब जाते हैं 56 मार्क का,
तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 3 के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 4 में 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 3 में 2, सेक्शन 4 में 3 और सेक्शन 5 में 5 मार्क का क्वेश्चन होंगे। तो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके 10 होंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन 7 होंगे और 5 मार्क के क्वेश्चन 3 होंगे। और हर क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन जरूर दी जाएगी। जैसे सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन में ऑप्शन होंगी, मतलब दिस और दिस, ये करना होगा, 3 ऐसा होगा, 3 क्वेश्चन में होगा। सेक्शन 4 में क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रह गए तो 2 क्वेश्चन में ऑप्शन दी जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप है यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन में ऑप्शन होंगी, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने और तीनों में ऑप्शन दी जाएगी, यानी हर क्वेश्चन में ऑप्शन होगी। यानी ये स्कोरिंग पार्ट है हमारा, क्योंकि अगर जिस भी चैप्टर से आता है, मान लेते हैं 5 मार्कर जो है 12th क्लास में एक्सपेक्टेड है, वो LPP से आ सकता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से आ सकता है इन्वर्स वाला, और आपका 3D से प्लेन या लाइन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये दोनों मिक्स आ सकते हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हमें और जब हम मिल रहा है तो अगर एक बार डिफिकल्ट है तो हमारे पास और ऑप्शन होने से क्या होगा, हम दूसरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। 11th क्लास में जाते हैं तो 11th में से एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रिगो से आ सकता है, इस बार लीनियर इनइक्वालिटी से ग्राफ बनाने का आ सकता है क्वेश्चन, ट्रिगो और सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। बाकी किसी भी चैप्टर से बन सकते हैं, बट इसके ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आने के मिड टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पेपर का पैटर्न हो गया। तो अगर आप ध्यान से नोट करें 24 क्वेश्चन यहाँ होते हैं, अगर मैं MCQ के 4 सब पार्ट भी मान लूँ, और 10 और 20 क्वेश्चन यहाँ होंगे, यानी एक तरह से आपको 44 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें 24 तो बिल्कुल 1 मार्कर, 10 क्वेश्चन 2 मार्कर, 7 क्वेश्चन 3 मार्कर और 3 क्वेश्चन 5 मार्कर आएंगे। यानी बड़े क्वेश्चंस कम आएंगे और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से अच्छी तरह रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। एक मैं 12th क्लास का ब्लू प्रिंट की बात करता हूँ। ब्लू प्रिंट में क्या होता है कि कौन से चैप्टर से कितना एक्सपेक्टेड है। तो एक ब्लू प्रिंट मैंने बनाया है, जिसके बेस पे मैंने पेपर 1 बनाया था, जो DOE पे अपलोड हुआ था, और 1-2 प्री बोर्ड में आपसे शेयर करूँगा जो मैंने बनाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों की। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 और 2 देखें, क्योंकि ये कंबाइंड यूनिट है और ये कंबाइंड यूनिट आनी है 8 नंबर की, तो इससे ये 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इन 2 चैप्टर से, जिसमें हम 1 मार्कर कह सकते हैं 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और एक 3 नंबर का। अब ये कंबाइंड वेटेज है, इसका मतलब है इन्वर्स ट्रिगो से भी 3 नंबर का आ सकता है और 3 नंबर का रिलेशन से भी आ सकता है, बट इन्वर्स से बन नहीं सकता 3 नंबर का, क्योंकि बहुत बेसिक सा रह गए। तो इन्वर्स ट्रिगो से आप एक्सपेक्ट करो या तो 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, या फिर 2 छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रह सकता है कि इन्वर्स ट्रिगो 2 नंबर की आएगी बोर्ड्स में, ये मैं प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो इन्वर्स ट्रिगो 2 से 3 नंबर की एक्सपेक्टेड है और रिलेशन फंक्शन 5 से 5 नंबर के अराउंड एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं अगली यूनिट पे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये हमारी 10 मार्क की यूनिट है, ये बाहर लिखे होते हैं जो नंबर है, ये है मार्क्स। 10 मार्क की यूनिट एक्सपेक्टेड है और इसमें से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसमें एक मैंने पहले अभी आपको बताया कि 5 एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें आपसे मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व कराने की बात करेंगे। मैं इसका एक ट्यूटोरियल जल्दी बनाऊंगा कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक 2 नंबर का एक्सपेक्टेड है और 3 छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यानी इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये 10 नंबर का चैप्टर है। अब बात आती है कैलकुलस की, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन, ये एक्सपेक्टेड है और ये 35 नंबर का यूनिट है। तो इसमें से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता या नहीं आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेक्शन जो आप अगर आप नोट करो, सेक्शन जो 4 है जिसमें 7 क्वेश्चन आने हैं, वो सारा कैलकुलस से ही भरा होगा, सारा पार्ट वहीं होगा कैलकुलस। 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे और 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक टॉपिक आ जाएगा, ठीक है ना। और 5 आपके पास 2 मार्कर होंगे। एक केस स्टडी यहाँ से एक्सपेक्टेड है 1, ये जो केस स्टडी लिखिए, केस स्टडी यहाँ जनरली ये इसकी आ सकती है AUD की, AUD में मैक्सिमम पे क्योंकि ज़्यादातर बन रही है तो इसी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और 3 छोटे क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं 4th यूनिट पे। 4th यूनिट में वेक्टर 3D की बात करते हैं। ये 14 मार्क्स की है वेक्टर 3D और इससे 8 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगेन यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, या तो वो प्लेन का हो सकता है या वो लाइन का हो सकता है और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकती है, राइट। और 3 नंबर का यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है और 2 छोटे क्वेश्चन 4 नंबर 2 नंबर के, जो टोटल 4 बनेंगे और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये सबसे इंटरेस्टिंग है
कि 5 छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक से, यानी वेक्टर्स। और ये मैं बता दूं 14 मार्क्स में ब्रेकअप ऐसा रहेगा बेटा, वेक्टर जो है 3 से 4 मार्क का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 नंबर की 3D एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये चांसेस के ज़्यादा हैं इस पॉसिबिलिटी के। तो 3D क्योंकि वेक्टर है, बेसिक है, तो छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जैसे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन पूछ लिया किसी वेक्टर की, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, 2 वेक्टर दे दिए गए, एरिया ऑफ पैरालोग्राम पूछ लिया गया, डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया गया है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर। तो बड़े क्वेश्चन एक प्लेन का बन सकता है और बाकी सब छोटे क्वेश्चन बनेंगे। LPP अगली यूनिट 5 नंबर की है, तो एक सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली 5 नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, 1 मार्कर 2 मार्कर, क्योंकि अगर ये बन जाते हैं तो दूसरे चैप्टर से बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है ना। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क का टॉपिक है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 1 मार्कर क्वेश्चन और एक केस स्टडी। और आप नोट करोगे प्रोबेबिलिटी में 4 टॉपिक हैं, है ना। 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 मल्टीप्लिकेशन जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट है, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चारों से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो जो केस स्टडी है या तो ये PD की बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर ये बेस थ्योरम से बनेगी, और बाकी फिर सब बाकी हर एक्सरसाइज से एक छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हम देखें ध्यान से। तो अगर हम लास्ट वाली टेबल देखें, ये लास्ट रो, तो 16 क्वेश्चन जो है हमारे पास 1 मार्कर, देन 2 केस स्टडी 8 नंबर की, देन 10 क्वेश्चन 2 नंबर की, इसलिए 20 क्वेश्चन ये वाली बात। फिर 7 क्वेश्चन 3 नंबर के, इसलिए 21, और 3 क्वेश्चन 5वें नंबर के 15। तो टोटल हमारे पास 38 क्वेश्चन हो गए, जिसमें केस स्टडी को एक पार्ट बोल रहा हूँ। मैंने 44 पहले इसलिए बोले थे क्योंकि हर केस स्टडी में 4 सब पार्ट्स होंगे, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो उसको एज अ पूरा क्वेश्चन माना हुआ। तो ये कुछ रहेगा एनालिसिस जो आप 11th क्लास और 12th के लिए। 11th क्लास का मिड टर्म का हम इसलिए नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि फाइनल के लिए तो फिक्स है, बट मिड टर्म के लिए क्योंकि पार्ट सिलेबस आ रहा है, कुछ पार्ट आ रहे हैं, तो इसलिए दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो बट पैटर्न यही रहेगा पेपर का, बाकी हर चैप्टर से कितने नंबर का आता है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल 11th और 12th के लिए इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल बनाया था ताकि आप एग्ज़ाम दे सकें सही। तो ये बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, और 11th क्लास के मिड टर्म और एनुअल के लिए भी एप्लीकेबल है। 11th क्लास का मैं एनुअल के लिए डिटेल में भी ऐसे ही बता दूंगा, हर चैप्टर से कितना वेटेज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जल्दी बनेंगे जब एनुअल एग्ज़ाम आएगा। अब आपको बता ही दिया गया है कि एनुअल एग्ज़ाम आपके 3rd मई से है, तो तैयारी करिए अच्छी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।